हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि तरंगों के प्रकार, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए, तरंग जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम आपका ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपका प्रकाश सूर्य से चल करके हमारे धरती तक आता है, तो उस प्रकाश को सूर्य से धरती तक आने में किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब बिना माध्यम का ही प्रकाश जो है सूर्य से चल करके पृथ्वी तक आता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे कि यांत्रिक तरंगे क्या होते हैं। तो यांत्रिक तरंगे हमेशा हमेशा माध्यम में ही उत्पन्न होती हैं। अगर माध्यम नहीं है, अगर कोई माध्यम नहीं है, तो वहां पर कोई भी यांत्रिक तरंग उत्पन्न नहीं किया जाएगा, कोई भी यांत्रिक तरंग उत्पन्न नहीं होगा। और यांत्रिक तरंग उत्पन्न कैसे होता है? माध्यम के कणों के कंपन के द्वारा। जब तक माध्यम के कण कंपन नहीं करेंगे, तब तक वहां पर कोई भी यांत्रिक तरंग उत्पन्न नहीं होगा। तो यांत्रिक तरंग उत्पन्न होने के लिए माध्यम के कणों में कंपन का होना बहुत जरूरी है। अगर माध्यम के कणों में कंपन नहीं होगा, अगर माध्यम के कणों में वाइब्रेशन वाइब्रेशन चाहे लंबवत हो चाहे क्षैतिज हो, मगर कंपन होना चाहिए। अगर कंपन नहीं होगा तो वहां पर कोई भी यांत्रिक तरंग उत्पन्न नहीं होगा। तो यांत्रिक तरंग तभी उत्पन्न होता है जब माध्यम के कणों में कंपन हो, और माध्यम का होना बहुत आवश्यक है। तो माध्यम हमेशा, यांत्रिक तरंगे हमेशा माध्यम में ही उत्पन्न होता है। अगर माध्यम है तो वहां पर यांत्रिक तरंगे उत्पन्न होगी, अगर माध्यम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो वहां पर यांत्रिक तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती। ठीक है ना। तो आज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि यांत्रिक तरंगों के प्रकार, यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। तो यांत्रिक तरंगे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन? अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो आज हम लोग यहां पर अनुप्रस्थ तरंग के बारे में पढ़ेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग होता क्या है। देखिए, यांत्रिक तरंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, ये कैसे पैदा होता है, ये कैसे चलता है, इसमें माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं, आज हम लोग इसे इस वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो अब आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि यह बहुत रुचिकर होने वाला है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, मिटा दें। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही रुचिकर होने वाला है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, और आपके दिमाग में हमेशा के लिए हम डाल देंगे, ठोक देंगे। ठीक बेटा। तो हम लोग डालेंगे हेडिंग नंबर 1, अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे पहला, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। आइए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। तो आइए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक मनुष्य है, ये कोई आदमी है, और ये कोई दूसरा आदमी है। ठीक है। और इन दोनों आदमी के बीच जल वायु जल के कण है, मतलब ये जल के कण है।
ठीक है ना। जब यहां से कोई आदमी बोलेगा, कुछ आवाज करेगा, ये आवाज कणों के पास जब पहुंचेगा, हम लोग जानते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब ये कण ध्वनि रूपी ऊर्जा को पा जाएंगे, ये अपने स्थान पर कंपन करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो कण के जो कंपन हैं वे लंबवत हैं, अर्थात देखिए ये कण ऊपर नीचे कंपन करेंगे, ठीक है ना। इनके कण क्या करेंगे, ऊपर नीचे कंपन करेंगे ऐसे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये लंबवत कंपन कर रहे हैं, ठीक है ना। माध्यम के कण जो है लंबवत कंपन कर रहे हैं, लेकिन तरंग गति जो है, जो तरंग की चाल है, ऐसे जा रही है। ये तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। देखिए तरंग ऐसे जा रही है, देखिए देखिए भैया, ये तरंग है और ये कंपन है। देखिए तरंग ऐसे जा रही है और माध्यम के कण में कंपन देखो ऐसे लंबवत हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि तरंग ऐसे जा रही है और माध्यम के कणों में कंपन तरंग के चलने के लंबवत दिशा में, तरंग ऐसे कंपन ऐसे है। तो वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो ऐसे तरंगों को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। आप देख सकते हैं कि अगर माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो हम लोग उस तरंग को कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। अभी आपने देखा था तालाब वाला केस, जब हम तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं, जब हम तालाब में कोई पत्थर को फेंकते हैं, देखिए जैसे ये मान लीजिए तालाब है और ये तालाब का पानी है, पानी के कण हैं, ठीक, ये तालाब है। जब हमने इस तालाब में पत्थर को फेंका, अब हुआ क्या कि इस जल के कण लंबवत दिशा में कंपन करेंगे। ये देखिए लंबवत दिशा में कंपन करेंगे, देखिए ऐसे। ये देखिए जल के कण जो है लंबवत दिशा में कंपन कर रहे हैं, ठीक है। जल के कण लंबवत, तरंग के चलने के लंबवत दिशा में, तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन कर रहे हैं ऐसे। और तरंग जो लहर है देखिए ऐसे जाएगी, ऐसे आई ऐसे गई, फिर ऐसे आई ऐसे गई, ऐसे आई ऐसे गई, ऐसे। ये देखिए ऐसे आई ऐसे गई, फिर ऐसे आई ऐसे गई, फिर ऐसे आई ऐसे गई, फिर ऐसे आई ऐसे। यानी कि तरंग जो है ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, लेकिन कंपन लंबवत हो रहा है। माध्यम के कणों में कंपन तरंग के चलने के लंबवत दिशा में हो रहा है, तो हम लोग ऐसे तरंग को कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। तो वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते हैं, तो ऐसे तरंग को हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। मेरी बात आई समझ में? आइए हम लोग इसी बात को यहां पर लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, वे तरंगे जिनमें, वे तरंगे जिनमें
माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं तो उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे तालाब में जब हम लोग पत्थर को फेंक देंगे तो वहां पर तालाब में जो तरंग उत्पन्न होगा वह तरंग अनुप्रस्थ तरंग होगा। क्यों? क्योंकि तालाब में जो जल रहेंगे, जल के कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करेंगे, तो ऐसे तरंग को हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। मेरी बात आई समझ में? आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। ये आपका तालाब क्या है? तालाब है। तालाब में फेंका गया पत्थर, फेंके गए पत्थर से अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। वे तरंगे, अच्छा हाँ, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते हैं, तो ऐसे तरंग को हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे जब तालाब में पानी शांत हो, जल शांत हो, जब हम तालाब में कोई पत्थर को फेंकते हैं तो वहां पर जब हम पत्थर को फेंक देंगे तो वहां पर एक विक्षोभ पैदा होगा या एक हलचल पैदा होता है। वही हलचल या विक्षोभ वही तरंग होता है और उसी तरंग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। क्यों? क्योंकि जल के कण तरंग के चलने के, विक्षोभ के चलने के लंबवत दिशा में, विक्षोभ के चलने के, हलचल के चलने के अथवा तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो ऐसे तरंग को हम लोग कहेंगे क्या? अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरी बात, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर। मान लीजिए कि कोई एक दीवार है और हमने इस दीवार में एक कील लगा दिया, और हमने इस कील से एक रस्सी को बांध दिया है। ये आपका रस्सी है, और इस रस्सी को बांधने के बाद हमने इस रस्सी को यहाँ पर टाइट करके बांध दिया है। ये दीवार है, ये भी आपका दीवार है। हमने क्या किया? यह एक रस्सी है। क्या है? एक रस्सी है। हमने रस्सी को दो दीवारों के बीच में टाइट करके बिल्कुल हमने बांध दिया है। अगर हम रस्सी को ऐसे पकड़ करके खींच के छोड़ दें, ठीक, तो यह रस्सी ऊपर नीचे कंपन करेगा। देखिए ऐसे, तो ये देखिए, जरा ध्यान देंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे ये भीग जाएगा, ये तरंग है। लेकिन इस जो है, इस रस्सी के जो कण है, वे कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करेंगे। ये देखिए, लंबवत दिशा में कंपन करेंगे। मेरी बात आई समझ में? ठीक है ना? तो इसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक, तो इसे हम लोग अभी यहां पर एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। पहले आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? हो गया? मिटा दें? ओके, चलिए भैया, मान लीजिए अच्छा, अब हम लोग इसको जो है एक डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। ये मान लेते हैं एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है। होता क्या है
हमने आपको बताया कि रस्सी हो चाहे कोई तालाब में पानी हो, यदि उसमें हलचल पैदा होता है तो हलचल पैदा होने से जो तरंग चलता है, भाई देखिए, जो हलचल चलेगा, जो विक्षोभ चलेगा, उसी हलचल या विक्षोभ को हम लोग कहेंगे तरंग, और उस तरंग को हम लोग कहेंगे कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। क्यों? क्योंकि पानी के कण अथवा रस्सी के कण तरंग के चलने के ठीक लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अभी आपने देखा है, तो देखिए ऐसे चलेंगे, ऐसे गए, ऐसे आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, ठीक है ना? फिर देखिए ऐसे, ये ऐसे जाते रहते हैं, ठीक है ना? आप देखेंगे एक बार हलचल ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। जो हलचल ऊपर जाता है, जो हलचल ऊपर होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। ये आपका स्ट्रिंग है। और जो हलचल नीचे आता है, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे गर्भ। यानी कि ऊपर वाले हलचल को, ऊपर वाले विक्षोभ को हम लोग कहेंगे स्ट्रिंग, और नीचे वाले हलचल को हम लोग कहेंगे गर्भ। ये आपका स्ट्रिंग हो गया, ये आपका गर्भ। मेरी बात आई समझ में? अच्छा, ये विस्थापन है। मानते हैं कि यह मूल बिंदु है, ये यहां से जब ऊपर जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, धनात्मक विस्थापन। इधर धनात्मक विस्थापन, और नीचे वाले को कहेंगे ऋणात्मक विस्थापन, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नीचे वाले को ऋणात्मक विस्थापन। विस्थापन देखिए, ये धनात्मक विस्थापन, ये देखिए ये नीचे ऋणात्मक विस्थापन, ठीक है ना? ये आपका हो गया। तो जो हलचल ऊपर होता है, तो ऊपर वाले हलचल को हम लोग कहेंगे क्या? स्ट्रिंग, और नीचे वाले हलचल को हम लोग कहेंगे गर्भ। और देखिए तरंग आपका ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, ये तरंग, इसको हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और, दो लगातार स्ट्रिंग अथवा दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग का तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो लगातार स्ट्रिंग, ये देखिए, ये दो लगातार स्ट्रिंग अथवा दो लगातार गर्त, ये देखिए, के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और तरंग के तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, लैम्डा, लैम्डा से शो किया जाता है। तो दो लगातार स्ट्रिंग अथवा दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य की, मतलब तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, ठीक है ना? आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए, अनुप्रस्थ तरंगों के गुण। ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ PROPERTIES ऑफ ट्रांसफर वेव्स। पहला, अभी आपने देखा कि अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। यह अनुप्रस्थ तरंग का पहला गुण है। क्या है? माध्यम के कण, माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में वाइब्रेशन करते हैं। तो हम लोग इसको, इसी बात को यहां पर लिखेंगे। माध्यम के कण इस तरंग के
चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। नंबर 2, अनुप्रस्थ तरंगें ठोस और द्रव की सतह पर ही चलती हैं, उसके अंदर नहीं। अनुप्रस्थ तरंगें ठोस और द्रव की सतह पर ही उत्पन्न होता है, चलती हैं, पैदा होता है। लिखेंगे, यह तरंग अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें ठोस तथा द्रव के सतह पर ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और अभी आपने देखा कि अनुप्रस्थ तरंगें श्रृंग और गर्त के रूप में आगे जाती हैं। अरे भाई, ये श्रृंग, ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त, ऊपर वाला श्रृंग, नीचे वाला गर्त। तो अभी हमने देखा कि अनुप्रस्थ तरंगें हमेशा श्रृंग और गर्त के रूप में आगे चलती रहते हैं। हम लोग इसी बात को यहां पर लिखेंगे, अनुप्रस्थ तरंगें श्रृंग तथा गर्त के रूप में आगे चलती रहती है। नंबर 4, यहां पर कोई दाब परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि समान दूरी पर श्रृंग, देखिए, समान दूरी पर श्रृंग, समान दूरी पर गर्त, समान दूरी पर श्रृंग, समान दूरी पर गर्त, समान दूरी पर श्रृंग, समान दूरी पर गर्त, यानी कि समान दूरी पर ये दूरी, ये दूरी, या ये दूरी, ये दूरी, ये अभी आपने देखा ना, ये अथवा ये आपने देखा। अभी आपने देखा कि दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जब इनके इनके बीच की दूरी समान है तो वहां पर कोई दाब परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, आइए हम लोग इसी बात को यहां पर लिखेंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में दाब परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। अच्छा, जो माध्यम हल्का सा ठोस होगा उन्हीं में अनुप्रस्थ तरंगें हमेशा पैदा होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें गैसों में पैदा नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि गैसों में कोई कोई दृढ़ता नहीं होता है। तो जिन माध्यमों में दृढ़ता होता है, मतलब ठोस, थोड़ा सा ठोस का गुण होता है, ऐसे ही माध्यम में हमेशा अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होते हैं। लिखेंगे, पांचवा, अनुप्रस्थ तरंगें गैसों में उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि गैसों में कोई दृढ़ता 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 नहीं पाई जाती है। ठीक, ठोस और द्रव में
ठोस और द्रव में दृढ़ता, ठोस और द्रव में, देखिए ठोस में अधिक दृढ़ता और द्रव में कम दृढ़ता। ठोस और द्रव में दृढ़ता पाए जाने के कारण इनके सतहों पर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है। ये रहा, ठीक है ना। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।